और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ओडिशा के बालासोर पहुंच गए हैं, जहां कल भीषण रेल हादसा हुआ था। पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा की और अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली। पीएम मोदी ने राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात भी की। याद रहे कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 280 से ज्यादा हो गई है। न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है। एक्सीडेंट में 1000 से ज्यादा मुसाफिर घायल हुए हैं। रेलवे के मुताबिक 650 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे पेश आया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। तो इस तरह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और 3 ट्रेनों के आपस में टकराए जाने के बाद ये भीषण हादसा जो है उसके नतीजे में 280 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है रेलवे की सुरक्षा को लेकर। आखिर रेलवे की सुरक्षा में कहां पर ऐसी चूक रही जिसके नतीजे में 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई और उसके बाद जब कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी, तब एक और ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस उस पटरी पर आ रही थी। नतीजे में वो ट्रेन भी टकरा गई और इसके नतीजे में एक बड़ा हादसा पेश आया। बहुत बड़ा सवाल यहां रेलवे की सुरक्षा पर खड़ा हो रहा है। रेलवे की सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर जितने दावे किए जाते हैं उस पर एक सवाल खड़ा हुआ है। 280 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है, सवाल यह है कि इन मौतों की जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है। क्या रेलवे की सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ी लापरवाही है? क्या इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना है? और सबसे अहम सवाल यह भी है कि एक ऐसे हादसे में जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, तीनों ट्रेनों में 3 में से 2 ट्रेनें जो है वो पैसेंजर ट्रेनें थी। एक कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन थी जो हावड़ा से चेन्नई जा रही थी। वो ओडिशा के बालासोर के रेलवे स्टेशन बहानगा बाजार स्टेशन पर आकर वो जो है एक पटरी पर पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती है और ये इतना भीषण हादसा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन जो है वो मालगाड़ी के बोगियों पर चढ़ जाता है और उसके नतीजे में कई बोगियां पटरी से उतर जाती हैं, बोगियां उलट जाती हैं और कुछ बोगियां तीसरे ट्रैक पर चली गई थी, जाकर गिर पड़ी थी। और इसके नतीजे में जब तीसरे ट्रैक पर एक और ट्रेन आ रही थी दुरंतो एक्सप्रेस, वो इन बोगियों से टकरा जाती है। तो एक के बाद एक 3 ट्रेनों का आपस में टकरा जाना, जिनमें एक मालगाड़ी और 2 पैसेंजर ट्रेनें हैं, उन तीनों ट्रेनों के टकरा जाने के नतीजे में इतना बड़ा हादसा और इतनी बड़ी जानों की इसमें जो है नुकसान हुआ है। 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, अलग अलग अस्पतालों में। और सबसे अहम सवाल यह है कि ये ओडिशा के बालासोर में ये रेलवे हादसा पेश आया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा से ही आते हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने भी वहां हादसा पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और आज जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री से भी फोन पर बात की। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से बोगियां बिखरी पड़ी हैं। आप तस्वीरों में देखिए, कई ट्रैक हैं जो इससे डिस्टर्ब हो चुके हैं और उसके नतीजे में पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराती है गुड्स ट्रेन से, उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां जो बिखर गई बिल्कुल, उसके बाद दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, वो इन बोगियों से टकरा जाती है और कुल मिलाकर यह हादसा इतना बड़ा हो जाता है। रेलवे की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है और इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अक्सर ये दावे किए जाते रहे हैं कि एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें एक साथ आकर टकरा कैसे जाती हैं। क्या उसका कोई सिस्टम ऐसा नहीं डेवलप किया जा सका जिससे पता चल सके इस ट्रैक पर आगे एक ट्रेन खड़ी है? कैसे कई ऐसे सवाल हैं जिसकी समीक्षा की जाएगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ रेलवे मिनिस्टर भी मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव, जो खुद ओडिशा से ही आते हैं।
तो वहां पर ये अब हालात की समीक्षा की जा रही है और किन परिस्थितियों में यह हादसा पेश आया इसको जानने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर एक गहन जांच होगी और जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर कहां पर फॉल्ट था, किसकी गलती थी, किस वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। कल शाम करीब 7 बजे उड़ीसा के बालासोर में यह हादसा पेश आया है। पहले जो ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो हावड़ा से यानी कोलकाता से खुली थी, उसे चेन्नई जाना था, वो ट्रेन उड़ीसा के बालासोर के पास पानागा स्टेशन रेलवे स्टेशन जो है वहां पर वो मालगाड़ी से टकराती है, जिसके नतीजे में बोगियां पटरी से उतर जाती हैं और कई बोगियां जो है वो चढ़ जाती हैं मालगाड़ी पर, जबकि कुछ बोगियां तीसरे ट्रैक पर चली जाती हैं और उसी ट्रैक पर आने वाली दुरंतो एक्सप्रेस फिर हादसे का शिकार होती है, जिसके नतीजे में इतना बड़ा हादसा पेश आया और इतनी जानें चली गई। 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त अभी आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अस्पताल भी वो पहुंचे और अस्पतालों में भी वहां पर उन्होंने अस्पताल पहुंचकर वहां का भी जायजा लिया कि किस तरह से वहां पर जो व्यवस्था बनाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता जिनका नाम है सेनापति। आप हमें बताएं कि इस वक्त क्या स्थिति वहां पर है और क्या तमाम जो राहत बचाव कार्य जो चल रहा था वो अभी भी जारी है क्या? जी देखिए, आप जैसे तक बोल रहे थे कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आए थे जो स्पॉट घटना स्थल पर, उसके बाद वो हॉस्पिटल भी गए थे, जो पेशेंट ट्रीटमेंट हो रहे हैं उनके साथ बात भी किए। देखिए अभी उधार की कार्य देखेंगे तो काम खत्म होने का है, लेकिन अभी तक चल रहा है क्योंकि और भी कुछ लोग फंसे होने की एक आशंका किया जा रहा है। ट्रेन के अंदर नहीं, लेकिन ट्रेन के नीचे हो सकता है कुछ अब जो डेड बॉडी रह गया हो। इसलिए जो अभी देखेंगे तो जो क्रेन के जो बड़े बड़े क्रेन से वो डिब्बे को अलग किया जा रहा है और उसके नीचे क्या है वो चेक किया जा रहा है और 1-2 घंटे में ये पूरा खत्म हो जाएगा, जो बोला जा रहा है। जो हायर अथॉरिटी ये बोल रहे हैं कि 1-2 घंटे में ये पूरा ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये पूरा फिगर आ जाएगा कितने लोगों को की मौत हुई है इस घटना में, कितने लोग इंजर्ड है, ये पूरा फिगर आ जाएगा। लेकिन अभी ज्यादातर हम देखेंगे जो जनरल डिब्बे था जो इंजन के पास था वो ज्यादातर क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि वो इंजन के पास था और इंजन जब टकराया जो मालवाही गाड़ी से जब टकराया तो वो जो जनरल डब्बा था वो ज्यादातर वो पूरी तरह कुचल गया। इसलिए उसके अंदर उसके नीचे कुछ लोग फंसे होने की अभी भी ऐसी आशंका किया जा रहा है, क्योंकि पहले से आज दिन भर से सुबह से वहां से डेड बॉडी निकल रहे हैं, 20 से 25 डेड बॉडी निकला जा चुका है। इसलिए ये चेक किया जा रहा है, उसके बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने जो आए थे वो भी बोले हैं जो रेस्क्यू टीम है कि जल्दी से जल्दी ये खत्म करने के लिए और ये जो ट्रेन है जो एक्सीडेंट हुआ है उस रास्ते को क्लियर करने के लिए और जैसे कि स्वाभाविक हो जल्दी से जल्दी स्वाभाविक हो जो रेल चलाचल, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोले हैं और इसके लिए वो जो रेलवे के बोर्ड मेंबर्स है, सीनियर मेंबर्स है, उनके साथ भी बात की है। रेलवे मिनिस्टर अभी मौजूद थे, उनके साथ भी बात की है। अभी हम अपडेट देखेंगे तो शायद 1-2 घंटे में ये खत्म होने की आशा किया जा रहा है। सत्यजीत, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, जैसा आपने बताया कि अभी भी कुछ डेड बॉडीज बोगियों के नीचे फंसी हो सकती हैं या दबी हो सकती हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अभी वहां वो काफी गंभीर अवस्था में हो, बेहोशी की अवस्था में हो। तो क्या ये समझा जा सकता है कि ये जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी थोड़ा लंबा चलेगा? देखिए, गंभीर की हालत का जो हम आशा करेंगे, क्योंकि डेड बॉडी से ज्यादा गंभीर की हालत में आशा करेंगे, लेकिन ये उम्मीद बहुत कम है क्योंकि हम एनडीआरएफ तरफ से और जो जवान थे जो नियोजित रहे उनके तरफ से जो हम पूछ से बात कर रहे थे तो उसके नीचे जैसे हालात है वहां पर कोई जिंदा होना बहुत मुश्किल है, वो जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है और इसके लिए जो डॉग स्क्वाड का भी हेल्प लिया गया था, क्योंकि कोई जिंदा अगर होगा तो जो एनडीआरएफ का स्पेशल डॉग स्क्वाड होता है उसका इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि कोई भी जिंदा है, किसी की मान लो
के नीचे दबे हुए हैं, तो उसको वो ढूंढ के लाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ जिंदा होने का खबर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पुष्टि हो रहा है कि कुछ डेड बॉडी हो सकता है उसके नीचे से निकल सके। लेकिन ऐसे भी कोई हो सकता है, जो आप ने जो प्रश्न पूछा, ऐसे भी कोई हो सकता है कि शायद अब वो गंभीर हालात में उनको निकाला जाए और मेडिकल में भर्ती किया जाए। तो ये पूरा ऑपरेशन चलेगा, कुछ समय चलेगा, क्योंकि पूरे अंदर तक गैस कटर से जो उसका पुर्जा है पूरा काट के अंदर जाएंगे और एक बारी बारी के जांच किया जाएगा। उसके बाद उसका पलटा जाएगा और उसका नीचा दिखा जाएगा। उसके बाद ही पूरा क्लियर होगा कि उसके नीचे कितने डेड बॉडी है और कितने गंभीर हालत में है। ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, जरूर लगेगा। और ये शायद शाम के बाद भी थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और ट्रेन जाएगा। और ये पूरा स्वाभाविक होने से हम जो पूछ रहे थे जो रेलवे के अधिकारी, कम से कम 3 दिन तो लगेगा, 2-3 दिन लगेगा ये पूरा स्वाभाविक होने के। लेकिन रेस्क्यू आज रात तक खत्म हो जाएगा, ये उम्मीद है। जी सत्यजीत, क्या जो तमाम इस पे घायल हुए जो अस्पतालों में भर्ती है वो सिर्फ बालासोर के अलग अलग अस्पतालों में है या उन्हें कहीं और भी शिफ्ट किया गया है? देखिए, पूरे घटना को देखेंगे तो बालेश्वर हॉस्पिटल नहीं, बालेश्वर के पास जो डिस्ट्रिक्ट है, भद्रक डिस्ट्रिक्ट, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक और भुवनेश्वर, ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सभी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को राज्य सरकार की तरफ से अलर्ट किया गया है। और अभी का जो सूचना आया, ये सभी हॉस्पिटल में बहुत सारे जो घायल हैं वो भी भर्ती हुए हैं। सिर्फ बालेश्वर की बात करेंगे तो 400 से 500 जो बालेश्वर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती हुए हैं। लेकिन पूरे आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, क्योंकि सबसे देखिए जो ज्यादातर घायल होता है, जो बुरी तरह घायल हुआ है, उसको बालेश्वर से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर मिलेगा। इसके लिए जो ज्यादातर गंभीर हालात में है उसको निकाला गया है, उनको कटक एसबी में भेजा गया है। और दूसरे जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है जो कम घायल हुए उनको रखा गया है। तो पूरा हम देखेंगे तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल है उस सभी में जो ये इंजरी है वो उनको भेजा गया है। उसके साथ ये 8-10 के आसपास के जिले के जितने भी डॉक्टर है वो भी लगा हुए हैं, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं कि कैसे सभी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा और सबको जल्दी से जल्दी उनका घर भेजा जाएगा। क्योंकि प्रायोरिटी है रेलवे की तरफ से जो बोला गया है कि सब लोग कैसे लौटेंगे अपने घर जहां मंजिल पहुंचना था, तो उनको तक पहुंचाने तक पूरा दायित्व रेलवे ले रहा है। इसलिए अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद पता चलेगा अजय कितना लोग का डेथ हुआ है, कितना लोग घायल पूरी तरह हुए हैं। लेकिन ट्रीटमेंट देखेंगे तो 5-6 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल है ये सभी में चल रहा है। सत्यजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि ओडिशा के बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास कल देर शाम यानी कि शुक्रवार को शाम करीब 7 बजे पहले से खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से खुली थी, जिसे चेन्नई जाना था, वो टकरा जाती है। बहुत भीषण टक्कर होती है। इंजन और कई बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ जाती हैं, कई बोगियां डिरेल होती हैं और दूर फेंका जाती हैं। उसके बाद जो ट्रैक डिस्टर्ब हुआ था, जिस दूसरे तीसरे ट्रैक पर बोगियां पड़ी हुई थी, उसी ट्रैक पर बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस भी आती है, वो भी टकरा जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा। एक के बाद एक ट्रेनें आपस में टकराती रही और इसी के नतीजे में 280 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और बताया जा रहा है कि 1000 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं। दुर्घटना स्थल पर अश्वनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर हैं, जो ओडिशा से ही आते हैं, वो वहां पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुर्घटना स्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया, हालात की समीक्षा की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज 18 के पास हैं। न्यूज 18 अपने नाज़रीन को अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें पेश कर रहा है। यात्रा को लेकर इंतजामिया तमाम तैयारियां कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में वो शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा जो है 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। अमरनाथ के पवित्र तीर्थ स्थल की वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन
बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा प्रारंभ हुई। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूं कि यात्रा में जितने ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे यहाँ के लोगों की इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो अगर रोड की बात करें, रोड सब ठीक है अभी? और रोड ये सच है कि इस साल बर्फबारी बहुत हुई है, लेकिन बीआरओ ने काफी अच्छे ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में रोड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, क्या तैयारियां हैं, किस लेवल की तैयारी चल रही है, चूंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आज आपने कहा कि जो प्रथम पूजा है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो मुक़द्दस गुफा है वहाँ पर उसका इनेकाद हुआ और बाज़ाब्ता तौर पर जो एलजी है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, तो उन्होंने ऑनलाइन मोड के जरिए उस प्रथम पूजा में शिरकत की। और बिल्कुल हम इस वक्त जो है चंदनवाड़ी में मौजूद है, जो यात्रा का पहला स्पॉट माना जाता है और वहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये चंदनवाड़ी को जाता है और आगे जो है जो मोटरेबल रोड है वो इख्तिताम होता है और वहाँ से पैदल यात्री जाएंगे मुक़द्दस गुफा की जानिब। और अगर इस साल की यात्रा देखी जाएगी तो ये खास मानी जाती है, इसलिए कि पहली बार अमरनाथ यात्रा की हिस्ट्री में जो है बीकन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये रोड की मेंटेनेंस जो है वो सौंपी जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर बीकन ने ये चैलेंज जो है कबूल किया है और रोड रेस्टोरेशन वर्क जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट हो गया है। और चंदनवाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो चंदनवाड़ी में फिलहाल जो ट्रैक क्लियरेंस है तो उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया गया और चंदनवाड़ी से मुकम्मल तौर पर बर्फ हटा दी गई है पिसू टाप तक और पिसू टाप से आगे जो महागुनु स्टाप है, फिर शेषनाग है, फिर पोस्टपत्री और फिर होली केव है, तो वहाँ तक जो रोड रेस्टोरेशन वर्क है वो अंडर प्रोसेस है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी सेंसिटिव ये यात्रा मानी जाती है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी कड़े किए गए इस बार और 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड को नाफिज किया गया है। और ये हिमालयी पहाड़ियाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो पूरा इसमें सिक्योरिटी ने डोमिनेंस किया है और पूरा इसको जो है सिक्योरिटी ने डोमिनेट किया है। और इसके अलावा जिस तरह से हमने कहा कि बीकन के लिए ये एक चैलेंज है कि इस रोड को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर बहाल करना और बीकन के जिस तरह से डीजी आए थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, तो उन्होंने ये कहा कि जो 15 जून तक जो रोड रेस्टोरेशन प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। हालांकि इनके सामने जो है बहुत चैलेंजेस है, वेदर का चैलेंज है, टफ टेरेन है और वेदर जो है इस साल उस तरह का ठीक नहीं रहा। अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है और आगे जो ऊपरी इलाके हैं जो हिमालय रेंज के टॉप से हिमालय पहाड़ियों के जो ऊपरी इलाके हैं तो वहाँ पर अक्सर व बेशतर बर्फबारी होती है और इस वजह से काफ़ी टफ चैलेंज है। और लेकिन बीकन का ये कहना है कि वो इस चैलेंज को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर जो है वो पूरा कर लेंगे। और इसके अलावा जिस तरह से हमारी डायरेक्टर जनरल बीआरओ से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो मुसाफिरों जो यात्रियों की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे रोड मेंटेनेंस की बात हो या फिर शेल्टर शेड्स या रेंज शेड्स की बात हो। तो मुख्तलिफ इलाकों से न सिर्फ ये चंदनवाड़ी से बल्कि बालतल एरिया से भी जो है मुख्तलिफ पड़ावों पर वो शेल्टर शेड्स कायम किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों की हिफाजत को मुमकिन बनाया जाए। क्योंकि नेचुरल क्लाइमेटी जिस तरह से माजी में देखा गया पिछले साल कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है काफ़ी उथल पुथल पैदा हो गई थी और काफ़ी यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इसके लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक खाका मुरतब किया गया है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स है उनको मुरतब किया गया है और बीकन इसमें पेश है। और इसके अलावा जो सिविल इंतज़ामिया है वो भी इसमें पेश है और जो रोड मेंटेनेंस जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम है वो शदुमत से जारी है और इसकी निगरानी जो है बाज़ाब्ता तौर पर अगर यहाँ की बात करेंगे तो डीसी अनंतनाग है तो वो इसकी निगरानी कर रहे हैं और गांदरबल में बालतल में डीसी गांदरबल जो है वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंतजाम जो है
इन प्लेस रखे गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर ये सारे इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जाए, ताकि यकुम जुलाई यानी कि 1 जुलाई को जो यात्रियों का पहला पड़ाव है इसी रोड से वो गुजरेगा और मुकद्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब हम रुख करेंगे एक और अहम खबर का, जो हिमाचल प्रदेश से है। डॉक्टरों ने वापस ले ली है पेन डाउन स्ट्राइक। जी हां, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स ने जो स्ट्राइक की थी, पेन डाउन स्ट्राइक, पहले वो 1.5 घंटे के लिए था, फिर उसे 45 मिनट किया गया। अब यह खबर है कि डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली है। सीएम से बैठक के बाद डॉक्टरों ने ये स्ट्राइक वापस ली है। सरकार ने मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। नई भर्ती के दौरान एनपीए पर होगा फैसला। सीएम ने कहा है, डॉक्टरों ने फैसले पर सहमति जताई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर जो स्ट्राइक कर रहे थे, पेन डाउन स्ट्राइक, वो डॉक्टरों ने वापस ले ली है और सीएम के साथ बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। सीएम से बैठक के बाद स्ट्राइक वापस ली गई है। सरकार ने मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। ये बताया गया है कि नई भर्ती के दौरान एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो है, नई भर्ती के दौरान एनपीए पर फैसला किया जाएगा। ये सीएम की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता रणवीर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, कैसे बर्फ पिघली आखिर? जी हाँ, देखिए, एक तो जैसे हम लगातार इस पर आज चर्चा कर रहे हैं कि 6 दिनों से ये जो पेन डाउन स्ट्राइक थी, हालांकि पहले ये 1.5 घंटे की थी, फिर जो है इसको पौना घंटा कर दिया गया था बातचीत के बाद। लेकिन बड़ी बात इसमें यह निकल कर आई कि मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से इस मामले पर नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान ये भी उनसे पूछा कि ऐसा क्या रीजन था, क्योंकि जो सेवारत हैं अभी जो डॉक्टर हैं, उनका तो एनपीए बंद नहीं किया गया था, लेकिन जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, जो तमाम एसोसिएशन है, वो आज जो है इस बैठक में शामिल थी। तो उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर जिन डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, उनका भी एनपीए जो है बंद किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, तमाम सारे, न केवल एनपीए का मसला था, बल्कि कोई 7-8 बिंदु ऐसे थे जो मांग पत्र था डॉक्टर्स एसोसिएशन का, जो अलग अलग एसोसिएशन है, जिसमें मेडिकल कॉलेज का चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे वो प्रशिक्षु डॉक्टर्स हो, चाहे वो एससीए के लोग हों, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, तो उनकी तरफ से ये 7-8 मांगे रखी गई थी। और उसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि उनके साथ जो बातचीत हुई है, जो भरोसा उन्हें दिया गया है, हिमाचल सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में भी डॉक्टर के साथ चर्चा की गई है। तो ये सहमति बनी है कि जो मांगे डॉक्टरों की जायज है, उन्हें तुरंत मान लिया जाएगा और आने वाले समय में बाकी मांगे भी पूरी की जाएंगी। जो एनपीए वाला वो है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की जो बात है, जो बड़ा मसला था, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि जब डॉक्टरों की भर्ती होगी, उस वक्त राज्य सरकार इस मामले पर, इस फैसले पर फिर से विचार करेगी। तो कुल मिलाकर ये निकला कि जो अभी जो पेन डाउन स्ट्राइक थी, वो वापस ले ली है सभी डॉक्टर्स ने, और इसमें सहमति जो है दोनों पक्षों में हुई है। जो भी मुद्दे थे, मैंने पहले बताया कि 7 बिंदु थे, उन पर चर्चा हुई है। देखिए, डॉक्टर्स की प्रमोशंस का भी इशू था, जो लंबे समय से लंबित था, जिसे 4-9-14 का एक मसला है। 4 साल के बाद कुछ लाभ मिलते हैं, फिर 9 साल के बाद, फिर 14 साल के सेवा काल के बाद, वो भी लंबे समय से वो भी इशू चल रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज को लेकर, फैकल्टी को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। वो सारे मुद्दों पर जो आज चर्चा हुई है, काफी लंबी, करीब जो है ये मानकर आप चले कि 1:45 बजे से बैठक शुरू हुई, तो 2:30 बजे तक जो है ये बैठक चली है। तो कुल मिलाकर सरकार के लिए राहत की थोड़ी खबर है कि जो पेन डाउन स्ट्राइक थी, वो वापस डॉक्टर्स ने ले ली है। जी बिल्कुल, तो सरकार के लिए भी, और खास तौर से जो मरीज जिन्हें इसको लेकर परेशान होना पड़ रहा था, उन्हें बहुत बड़ी ये राहत है और ये मामला अब आगे की तरफ बढ़ गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।